चलिए न्यूज पथ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बरसाना की पारंपरिक लठमार होली की तैयारियों के साथ चंबा की पांगी घाटी के परंपरागत उत्सव सिहल जुकारू की भी है। देखिए, बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की तैयारियां जोरों पर है। बरसाना को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहाँ लठमार पारंपरिक होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। होली खेलने के लिए राधा रूपी गोपियां यहाँ लट्ठों को सजाने और संवारने में लगी हैं। महिलाएं लट्ठों को तेल लगाकर उन्हें होली खेलने के लिए तैयार कर रही हैं। इस होली पर राधा रूपी गोपियां कृष्ण रूपी हुरियारों पर लाठियां बरसाकर लठमार होली खेलती हैं। जिला प्रशासन भी इस होली के लिए व्यापक इंतजाम कर रहा है। डीएम और एसएसपी सभी प्रमुख होली उत्सव स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो और सुगमता से दर्शन हो सके। झांसी के ऐतिहासिक नगर एरच में होली की परंपरा फागुन लगते ही शुरू हो जाती है। यहाँ ढोलक की थाप, मंजीरों की झंकार और फाग गीतों की मधुर गूंज के साथ लोग रंग और भक्ति में डूब जाते हैं। एरच और आसपास के गांव में फागुन आते ही खेत खलिहानों, मंदिरों और चौपालों में ग्रामीण जुटने लगते हैं। किसान जब अपनी पकती फसलों को लहलहाते देखते हैं तो उनके मन में उमंग और उल्लास खुद ब खुद जाग उठता है और ग्रामीण अंचलों में आज भी ये परंपरा उसी जीवंतता के साथ निभाई जा रही है। बीएसएफ आर्टिलरी रेजिमेंट फरीदकोट में सीएपीएफ भर्ती जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेना के जवानों ने युद्ध के मैदान में कैसे हथियारों और तोप वगैरह का प्रयोग किया जाता है, इसका डेमो विद्यार्थियों को दिखाया गया। इस आयोजन का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उपलब्ध करियर अवसरों, भर्ती प्रक्रिया और अर्धसैनिक बलों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी के बाद ऐसी विदाई हुई कि हर कोई हैरान है। नई नवेली दुल्हन को दूल्हा विदा करके ससुराल ले जाने के बजाय सरकारी नौकरी का इंटरव्यू दिलाने सीधे विकास भवन ले गया, जहां दुल्हन ने शादी के जोड़े में इंटरव्यू दिया। दूल्हा मनोज कुशवाहा की अब हर कोई तारीफ कर रहा है, जो अपनी नई दुल्हन अनीशा को इंटरव्यू दिलाने ले गया। इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अनीशा अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। लादूखेड़ा ब्लॉक की ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि बदलती सोच और सपनों को प्राथमिकता देने वाले रिश्ते की मिसाल बन गई है। दिल्ली में नीदरलैंड्स दूतावास में ट्यूलिप्स बैक इन टाउन कार्यक्रम के तहत इस साल करीब 50,000 ट्यूलिप्स लगाए गए हैं। अलग अलग रंगों में खिले ये ट्यूलिप्स दूतावास परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं। ट्यूलिप्स बैक इन टाउन अब यहाँ एक नियमित पहल बन चुकी है, जो हर साल भारत और नीदरलैंड्स की दोस्ती के रिश्तों को एक सकारात्मक संदेश के साथ दिखाती है। उत्तरी सिक्किम में कल से शुरू हुई बर्फबारी आज भी जारी रही, जिसके चलते यहां पर्यटकों के वाहनों का जाम लग गया। यहां करीब 350 पर्यटक वाहन फंस गए थे, जिसके चलते आर्मी ने पर्यटकों के रेस्क्यू के लिए और बर्फ हटाकर रास्ता साफ करने का ऑपरेशन शुरू किया। करीब 46 पर्यटकों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें आर्मी ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया गया। और अब बात करते हैं रिफंड के नाम पर डिजिटल डकैती की। अगर आप भी अपने इनकम टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी यही बेसब्री और थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। हाल ही में एक टैक्स पेयर को रिफंड में देरी से जुड़े एक फर्जी मैसेज का जवाब देना इतना महंगा पड़ा कि उसके बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपए साफ हो गए। इस घटना के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी किया है। अगर आप भी अपने इनकम टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि आपकी जल्दबाजी के चलते आपका अकाउंट एक झटके में खाली हो सकता है। ऐसे में आपको सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आजकल कई लोग सोशल मीडिया पर रिफंड मिलने में हो रही देरी की शिकायत कर रहे हैं और साइबर ठग इसी का फायदा उठा रहे हैं। हाल ही में टैक्स पेयर को रिफंड में देरी का झांसा देकर ठगों ने उसकी मेहनत की 1.5 लाख रुपए की कमाई पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई चेतावनी जारी की है।
यह अलर्ट ऐसे समय में आया है जब पिछले 1 साल से कई टैक्स पेयर रिफंड में देरी को लेकर पहले से ही परेशान हैं। इस चिंता का फायदा साइबर ठग अब फिशिंग मैसेज और नकली पोर्टल के जरिए उठा रहे हैं। टैक्स एडवाइजरी प्लेटफॉर्म टैक्स बडी के एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक फ्रॉड आमतौर पर एक मैसेज से शुरू होता है जिसमें दावा किया जाता है कि आपका रिफंड पेंडिंग है और उसे तुरंत वेरिफिकेशन की जरूरत है। मैसेज में एक लिंक होता है जो ऑफिशियल लगता है। अब आपको बताते हैं कि साइबर ठग फ्रॉड का ये जाल कैसे बुनते हैं। ठगी की शुरुआत एक साधारण से दिखने वाले एसएमएस या मैसेज से होती है। इसमें लिखा होता है कि आपका रिफंड पेंडिंग है और इसे पाने के लिए तुरंत वेरिफिकेशन की जरूरत है। मैसेज के साथ एक लिंक भी होता है जो बिल्कुल सरकारी वेबसाइट जैसा दिखता है। लिंक पर क्लिक करते ही आप एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं जो हूबहू इनकम टैक्स पोर्टल जैसी दिखती है। वहां आपसे आपका पैन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। वेरिफिकेशन के नाम पर आपसे ओटीपी पूछा जाता है। जैसे ही आप इसे शेयर करते हैं, फ्रॉड करने वाले आपके अकाउंट का एक्सेस हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक नया स्कैम सामने आया है जहां पर साइबर क्रिमिनल्स रिफंड डिले के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। अब आप एक बात हमेशा याद रखिए कि साइबर क्रिमिनल्स या तो आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं या कोई आसपास जो कोई ट्रेंड या न्यूज चल रही हो। आज हमें सबको पता है कि एक बहुत बड़ी चीज चल रही है जहां पर काफी सारे टैक्स पेयर्स कहीं ना कहीं परेशान हैं कि उनका जो रिफंड है उसमें बहुत डिले चल रहा है। कुछ ना कुछ देखिए, सरकार के प्रोसेसेस भी हैं जहां पर सरकार कहती है कि बहुत सारी चीजें हैं, किसी की स्क्रूटनी हो रखी है, किसी की कुछ ऑल्टरेशंस हैं, लेकिन वो प्रोसेस चलता है। लेकिन इस प्रोसेस की आड़ में ये साइबर क्रिमिनल्स ने कहीं ना कहीं ठगी मचा रखी है। अब ये नया स्कैम है क्या? देखिए, अभी हाल ही में एक केस था जहां पर एक टैक्स पेयर ने अपने 1.5 लाख खो दिए। सवाल ये भी है कि टैक्स पेयर साइबर ठगों के झांसे में क्यों आ जाते हैं। हालांकि ठग जानते हैं कि रिफंड का नाम सुनते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं। वे अपने जाल में फंसाने के लिए मैसेज में आखिरी चेतावनी या रिफंड कैंसिल हो जाएगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस डर और जल्दबाजी के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं। बता दें कि ठग जानबूझकर डराने वाली भाषा, आखिरी रिमाइंडर टोन, रिफंड कैंसिल करने की धमकी, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनकम टैक्स विभाग इन शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करता है। विभाग ने साफ कर दिया है कि वो कभी भी रिफंड के लिए इस तरह के मैसेज नहीं भेजता है। विभाग कभी एसएमएस के जरिए रिफंड वेरिफिकेशन लिंक नहीं भेजता। आपसे कभी फोन पर या मैसेज में ओटीपी नहीं मांगा जाता। पासवर्ड या बैंक की गुप्त जानकारी मांगने के लिए विभाग कोई रैंडम ईमेल नहीं करता। रिफंड स्टेटस सिर्फ ऑफिशियल इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर सीधे लॉगिन करके ही चेक किया जा सकता है। टैक्स पेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी एम्बेडेड लिंक पर क्लिक करने के बजाय खुद वेबसाइट का एड्रेस टाइप करें। अभी होता कैसे है, आपको एक मैसेज या लिंक आएगा व्हाट्सएप पर जहां पर वो बोलेंगे कि आपका जो रिफंड डिले है उसके लिए हमें आपकी लॉगिन डिटेल्स चाहिए। आपको एक फेक वेबसाइट पे ले जाया जाएगा। वो फेक वेबसाइट पे आप जाकर अपनी डिटेल्स भरेंगे, पैन कार्ड नंबर, और वहां से आपको ओटीपी भी शेयर होने की बात करी जाएगी। कभी कभार ये लोग बैंक डिटेल्स भी मांगते हैं। जैसे ही आपकी डिटेल्स साइबर क्रिमिनल के हाथों में आई, आपके साथ ठगी हो जाएगी। अब ऐसे केस में हमें करना क्या है? देखिए, डरने की बात नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स हमेशा नए नए पैतरे आजमाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है हर मुसीबत के साथ कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन भी छुपा है। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। स्टेटस चेक करने के लिए सीधे ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करें। अर्जेंट वेरिफिकेशन मांगने वाले मैसेज को इग्नोर करें। ओटीपी, पासवर्ड या लॉगिन क्रेडेंशियल कभी शेयर न करें। सस्पिशियस मैसेज को तुरंत रिपोर्ट करें। आप फिशिंग की कोशिशों की रिपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ग्रीवांस चैनल और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी कर सकते हैं, ताकि आगे फ्रॉड को रोकने में मदद मिल सके। और अपने रिफंड की सही स्थिति जानने के लिए सीधे ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। 3 चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। पहला, जब तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर से आपको कॉल नहीं आता, तब तक कहीं ना कहीं आपको किसी भी रैंडम लिंक या ओटीपी शेयर करना है, ना रैंडम लिंक को क्लिक करना है। दूसरा, आपको कोई भी गवर्नमेंट के नाम पर या कोई आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पर कोई कॉन्टैक्ट करे कि आपकी स्कीम है, आपका रिफंड चल रहा है, आप अंधविश्वास में ना पड़े। आप इंटरनेट पर जाकर चेक करिए कि ऐसी सच में कोई स्कीम है और ये नंबर भी क्या सर्टिफाइड है या नहीं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, ये तो हमेशा का थंब रूल है, कहीं पर भी
ओटीपी का लेन देन हो, रैंडम लिंक क्लिक हो, बैंक डिटेल्स फिल करने की बात है, हमेशा चौकन्ने रह जाइए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, साइबर क्रिमिनल्स गवर्नमेंट की नाम पर, उनकी आड़ में ये काम करते हैं। आज टैक्स पेयर्स का एक बहाना है, कल कुछ और होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, जितना आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे इंटरनेट पर, खासकर एआई के जमाने में, उतने चांसेस आए हैं कि कहीं ना कहीं आप ऐसे नए नए स्कैम्स के शिकार होते रहेंगे। अगर कोई मैसेज आपको डरा रहा है या तुरंत एक्शन लेने को कह रहा है तो समझ लीजिए कि वो फर्जी है। हाँ, ये बात जरूर है कि रिफंड आने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि विभाग डेटा का मिलान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी अजनबी के भेजे लिंक पर भरोसा कर लें। लिहाजा याद रखें कि आपका एक गलत क्लिक आपकी पूरी जमा पूंजी साफ कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सली युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने यहां बंदूक छोड़ अब थामेंगे स्टीयरिंग अभियान की शुरुआत की। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ अगले महीने होगा। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। सीएम योगी के मुताबिक ये देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से जहां एक और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट का दबाव कम होगा, वहीं दिल्ली एनसीआर के विकास को भी गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए नक्सलियों के लिए नई पहल की गई है। सरेंडर करने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने यहां बंदूक छोड़ अब थामेंगे स्टीयरिंग अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत इन युवाओं को व्यावसायिक वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा मानकों, व्यावसायिक ड्राइविंग व्यवहार, ग्राहक सेवा कौशल और वाहन की प्राथमिक तकनीकी रखरखाव की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ये कार्यक्रम कलेक्टर नम्रता जैन के मार्गदर्शन में जिला परियोजना लिवलीहुड कॉलेज के पुनर्वास केंद्र में संचालित किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मरक्षक 2026 का 7वां संस्करण कल से यानी 24 फरवरी से उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस अभ्यास का मकसद आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दोनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना है। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं मोबाइल चेकपोस्ट, घेराबंदी, तलाशी अभियान, हेलीकॉप्टर मिशन जैसी तमाम युद्ध गतिविधियों का संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगी। राजस्थान के कोटा में श्री मथुराधीश मंदिर का भी अब कायाकल्प होगा। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत मंदिर के परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही यहां मंदिर से रिवर फ्रंट तक 200 मीटर लंबा और 40 फीट चौड़ा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग सुविधा, होटल और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। कोटा का यह ऐतिहासिक मंदिर वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग की पहली पीठ माना जाता है। ये श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सिहल जुकारू त्योहार को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। 3 चरणों सिलह, पड़ीद और मांगल में आयोजित होने वाले इस उत्सव के दौरान यहां पांगी की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। पारंपरिक परिधानों में सजे लोगों ने एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं दी और नाच गाकर त्योहार का जश्न मनाया। सिहल जुकारू खासतौर से बर्फ से घिरे जनजातीय क्षेत्र पांगी में फागुन की अमावस्या को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। और अब बात बर्फ पर चल रहे खेलों के महाकुंभ की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण का शंखनाद हो चुका है। यह बर्फ की ढलानों पर देश के करीब 600 खिलाड़ियों का उत्साह 7वें आसमान पर है। बर्फ से ढकी वादियां, रोशनी से टिकमगाता आसमान, खिलाड़ियों में उत्साह, हाथों में मशाल और जीत के हुंकार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह गुलमर्ग की हैं, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण का रंगारंग आगाज हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण के लेजर और मशाल शो का औपचारिक उद्घाटन किया।
इस प्रतियोगिता का पहला चरण पिछले महीने लेह में हुआ था। गुलमर्ग में ओपनिंग सेरेमनी पर कलाकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इस मौके को यादगार बना दिया। आज हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का ताज गुलमर्ग, वहाँ पर छठा खेलो इंडिया का एडिशन। 2 तो मैंने भी देखे हैं और कल मेरे कायद अमरुद्दुल्ला साहब आ रहे थे, आज ऑनरेबल एलजी साहब आए। 500-600 से ज़्यादा एथलीट्स अभी तक आ चुके हैं, इंटरनेशनल और लोकल। बर्फीली ढलानों पर 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से आए करीब 600 एथलीट्स अपनी किस्मत और हुनर को आजमा रहे हैं। इसमें भारतीय सेना के खिलाड़ी भी शामिल हैं। अपने आप में बड़ी बात है कि लगातार छठी मर्तबा खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसी से पता चल जाता है कि इस मुल्क में विंटर गेम्स के हवाले से इससे बेहतर कोई जगह आपको मिलेगी नहीं। हाल ही में हुई अच्छी बर्फबारी से गुलमर्ग में काफी पर्यटक मौजूद हैं, जिससे प्रतियोगिता के लिए यहां आदर्श स्थिति है। गुलमर्ग चरण में खिलाड़ियों के बीच स्की माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग में पदक जीतने की होड़ लगी है। इनमें अल्पाइन स्कीइंग के लिए सबसे अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हम वहाँ के 2 दिन हो गए, हमको बहुत अच्छे लगे और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं और इस बार बर्फ़ भी अच्छा है पिछले साल से। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे बाकी सारी गेम्स का नॉलेज तो है लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छा खासा नहीं मिलता है। और इतना अच्छा एक तो हमारा ही यहाँ पे है, स्नो भी हमारे लिए ही है और हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। खिलाड़ियों में रोमांच जैसा कि कड़ाके की ठंड भी बेअसर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का शुभंकर शान है, जो एक स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ है। ये शीतकालीन खेलों की भावना, लचीलेपन और हिमालयी क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सफल आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और खेल मंत्रालय ने मिलकर विश्व स्तरीय इंतजाम किए हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इस आयोजन से गुलमर्ग की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई उड़ान मिली है। मैंने पिछली बार बोला था कि अगले साल इतना टूरिस्ट होगा कि हमारे से और आपसे संभाला नहीं जाएगा। उमर साहब ने पूरे वर्ल्ड में भ्रमण किया, चप्पे चप्पे में वो खुद गए और लोगों को कन्विंस किया, चाहे वो ईस्ट इंडिया था, वेस्ट इंडिया था, साउथ था, बॉम्बे, नॉर्थ, वो हर जगह गए। और उसका आज आप देख रहे हो कि हमें जो फ़ायदा हो रहा है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एवरी स्टेट। आज कमरे नहीं मिल रहे हमें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के उद्घाटन के मौके पर बदलते मौसम और अनियमित बर्फबारी पर चिंता जताई। सीएम ने कहा कि अब सिर्फ प्राकृतिक बर्फ पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। आर्टिफिशियल बर्फ से खेल और पर्यटन दोनों को स्थायी बनाया जा सकता है। ये भी सच्चाई है कि मौसम के हालात बदल रहे हैं। आप देखें दुनिया में आज कितने भी विंटर गेम्स होते हैं, वो बिना आर्टिफिशियल स्नो के मुमकिन नहीं होते। अब कल इटली में कोर्टिना में विंटर ओलंपिक्स जो है उनका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ। बिना आर्टिफिशियल स्नो के ये ओलंपिक्स हो ही नहीं पाते। और 1970s के बाद ये अब साबित हुआ है कि हर विंटर ओलंपिक्स में आर्टिफिशियल स्नो की ज़रूरत पड़ी। अब कहीं ना कहीं गुलमर्ग में भी हमें इस तरह के फैसिलिटीज़ बनाने होंगे, दोनों लिहाज से। एक तो स्पोर्ट्स के लिए, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हम भी वहाँ मेडल पोजीशन में हों, और दूसरा टूरिज्म के लिए, क्योंकि गुलमर्ग के लिए विंटर टूरिज्म जो है वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। और इस विंटर टूरिज्म को हम और ज़्यादा चला सकें, उसके लिए भी हम इकदाम उठाएंगे। गुलमर्ग में चल रहा खेल महोत्सव देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला है। इन खेलों की वजह से जम्मू कश्मीर में आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ी है। सैलानी अब गुलमर्ग की वादियों में घूमने के साथ साथ बर्फ पर चल रहे खेलों के रोमांच का भी लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पत्वर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 480 अंक बढ़कर 83,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 142 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,713 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 3,300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,62,800 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 8,000 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,72,000 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। सोमवार को रुपया 7 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 87 पैसे हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को बीमा की गलत बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैंकों द्वारा बीमा जैसे थर्ड पार्टी वित्तीय उत्पादों को बेचने पर कड़ी नाराजगी जताई। बैंकों को चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक अपराध है, इससे ग्राहकों की उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। उन्होंने बैंकों को अपने मुख्य काम CASA यानी चालू और बचत खाता जमा जुटाने और लोन देने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसे लोगों को मिलेगा रिफंड। जी हां, 3 फरवरी 2026 को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे का जाम लगा रहा। ये ट्रैफिक जाम खोपोली के पास एक गैस टैंकर के पलटने के कारण हुआ, जिससे कि एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया और हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। इस घटना के चलते ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान यात्रियों से टोल ना वसूले जाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके लागू होने के बाद भी लोगों से टोल वसूला गया। लिहाजा इस भीषण ट्रैफिक जाम में फंसे करीब 1,20,000 यात्रियों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने टोल राशि लौटाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित यात्रियों को कुल 5 करोड़ 16 लाख रुपए का रिफंड उनके फास्टैग अकाउंट्स में अगले हफ्ते तक भेज दिया जाएगा। रिफंड में एक्सप्रेसवे और पुणे बेंगलुरु हाईवे दोनों के टोल शामिल होंगे। बता दें कि ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहने और लंबी देरी होने पर टोल रिफंड किया जाता है। फास्टैग स्कैनर में खराबी से गलत पैसे कट गए तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। कार जैसी किसी छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी मानते हुए अधिक टोल काटे जाने पर बाद में पैसे लौटा दिए जाते हैं। बिना टोल प्लाजा से गुजरे पैसे कट जाने की स्थिति में रकम पूरी लौटाई जाती है। एक ही समय पर एक ही टोल प्लाजा पर 2 बार पैसे कटने से भी बाद में पैसे वापस कर दिए जाते हैं। बता दें कि 3 फरवरी को हादसे की वजह से एक दिन से भी ज़्यादा समय तक बिना किसी बेसिक सुविधा के जाम में फंसे रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। खास करके बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी ने पुणे में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कि ये हमारी मांग थी, हमने इस पर एक कमेटी फॉर्म की थी। तो पैसे देना एक भाग हो गया, लेकिन ये पैसे वसूलना ठीक है। लोगों को पता नहीं था कि ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, उनको लेने का अधिकार है या नहीं। लेकिन उस वक्त वो टोल वालों ने ये पैसे लिए, उनको पता था कि 3 मिनट के बाद उनका पैसा लेना गलत था, तो एक्सटॉर्शन था, उन पर एक्सटॉर्शन का कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सिर्फ पैसे देकर टाल मटोल करना ठीक नहीं है। मुद्दा ये था कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, वो टैंकर वहाँ गया कैसे, दिन में वो टैंकर वहाँ चला गया है। उसके बाद जो FIR दाखिल हुआ है वो सिर्फ टैंकर चलाने वाले पर हुआ है। जो सारे बाकी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई है। तो पैसे देना एक बात है, लेकिन इसके आगे ये ना हो इसलिए क्या कर रहे हैं। और जो हुआ है इसके लिए वो टैंकर वाला छोड़कर, टैंकर वाले को पकड़ना आसान था, वो उधर ही था, लेकिन जो बाकी सारे यंत्रणा, इंस्टीट्यूट्स, लोग ये सारे हादसे के लिए जिम्मेदार थे, उन पर कार्रवाई कब होगी। और ये पैसे देना कोई लोगों पर मेहरबानी नहीं है, वो तो उनका हक था, उन्होंने एक्सटॉर्ट किया था पैसा। देना ही चाहिए क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की है जो लिमिटेड टाइम में रहता है। लेकिन वो एक्सप्रेस हाईवे किया क्यों है कि आदमी के टाइम की बचत होनी चाहिए। हाँ, उधर इतना अगर टाइम जाने के बावजूद फिर आप टोल लेते हो तो मुनासिब नहीं है ये बात, और लेना गलत है और अकाउंट में डालना ही चाहिए, उनका रिफंड उनको मिलना ही चाहिए। किसी ने यहाँ पर गाड़ी लगाई है 2 व्हीलर, तो उसको 500 रुपये का फाइन। चलो उसने 500 रुपया फाइन दिया और वहाँ रेप हुआ, खून हुआ, तो उसको ताबड़तोड़ सज़ा क्यों नहीं मिलती? मुझे ये सरकार से कहने का है। फिर वो निर्दोष छूटता है। उसने बेचारे ने गाड़ी यहाँ लगाई,
गरीब आदमी 2 व्हीलर सेकंड हैंड गाड़ी लाया, किराने के माल में से वो माल लाने गया और उसको 500 रुपया फाइन। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसा कहता हूँ कि यार रेप होता है उनको मारो ना, कोयता लेकर घूमते हो उनको मारो ना पकड़ के, गरीब आदमी को क्यों मारते हो। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे मिट रहे गुलामी के निशानों की। औपनिवेशिक प्रतीकों की विदाई का सबसे बड़ा गवाह बना है राष्ट्रपति भवन, जहां आज राजाजी उत्सव के दौरान खुद राष्ट्रपति मुर्मू ने ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह आज राजाजी यानी कि सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। एडविन लुटियंस वही हैं जिनके नाम पर नई दिल्ली का ये हिस्सा खासकर लुटियंस जोन कहलाता है। अब राष्ट्रपति भवन में उनकी जगह राजाजी की प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण में से एक औपनिवेशिक छाप मिटाने के प्रण का ही हिस्सा है, जिसके जरिए भारत माता के सच्चे सपूतों को सम्मान देना है। राष्ट्रपति भवन में पहले की तरह अब ये कदम भी औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति की ओर जाने की यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में लगी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह देश के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा ने ले ली है। राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश प्रशासकों की मूर्तियां तो लगी रहने दी गई, लेकिन देश के महान सपूतों को जगह नहीं दी गई। इस बदलाव की घोषणा तो मन की बात में पीएम मोदी ने रविवार को ही दी थी और आज अशोक मंडप के पास ग्रैंड ओपन सीढ़ी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण कर लुटियंस दिल्ली की गुलामी की पहचान को पीछे छोड़ दिया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से गुलामी के प्रतीक की कड़ी रही तमाम जो इमारतें हैं, इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। इसी क्रम में अभी जो राष्ट्रपति भवन के अंदर एडविन लुटियन की प्रतिमा थी उसको हटा करके स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल रहे हैं सी राजगोपालाचारी, उनकी प्रतिमा वहां पर लगाई गई है, स्थापित की गई है। एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उनके परिवार के तमाम लोग यहाँ पर शामिल थे। सी राजगोपालाचारी के जो परपोते रहे हैं सीआर केशवन, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल थे और इस दौरान जो है उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। सी राजगोपालाचारी को लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। वो एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और विद्वान थे। उन्होंने 1948 से 1950 तक भारत के आखिरी गवर्नर जनरल तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। देश के गणतंत्र बन जाने के बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था। राजा जी ने विशेष रूप से रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। सी राजगोपालाचारी के परपोते सीआर केशवन ने राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह राजा जी की प्रतिमा लगाने को ऐतिहासिक महत्व का कदम बताते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। What Rajaji did was he did what Prime Minister Narendra Modi ji is doing, which is Atmanirbhar Bharat. So Rajaji today would have been very happy in the way Prime Minister Narendra Modi ji is championing Atmanirbhar Bharat, Swadeshi and breaking the colonial mindset. And very importantly, after independence, for decades, the contributions and the great efforts of patriots and nationalists were sidelined deliberately. But Prime Minister Narendra Modi ji has ensured that the glory, he is not only rightfully restored, he has honored the glorious legacies of great leaders and nationalists like Baba Saheb Ambedkar ji, Sardar Patel ji, Netas ji, Subhash Bose ji, and today Raja ji. And we thank Prime Minister Narendra Modi ji for honoring these great nationalists and creating a great awareness among our younger generation for the selfless contribution towards nation building and our country. राष्ट्रपति भवन में बदलाव की ये लहर औपनिवेशिक छाप मिटाने की मुहिम का ही हिस्सा है।
एक महीने पहले 23 जनवरी को लॉर्ड कर्जन के भाषणों और विलियम होगार्थ की मूल कृतियों को राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी से हटाकर पुराण, वेद, उपनिषद और भारतीय महाकाव्यों और दर्शन से जुड़ी करीब 2300 प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों को ग्रंथ कुटीर शास्त्रों के पुस्तकालय में जगह दी गई। यही नहीं, जनवरी में राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश सैन्य सहायकों की तस्वीरें हटाकर देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के 21 वीर पुरस्कार विजेताओं की तस्वीरें लगाई गईं और इसे परमवीर दीर्घा गैलरी का हिस्सा बनाया। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति भवन के 2 अहम हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम भी बदला गया था। ये अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाने जाते हैं। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया। 2022 में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले रास्ते का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, जो पहले राजपथ कहा जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करें तो सामने जो है यहाँ से हटा करके सेवा तीर्थ में स्थापित किया गया है। सेवा तीर्थ नागरिक देवो भव, यानी कि इसमें देश की जनता ही देवता है और उसी के लिए लगातार इसमें काम किया जाता है। 3 इमारतें इसमें बनाई गई हैं। एक जो पहली इमारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठेंगे, दूसरी में NSA अजीत डोभाल और तीसरी में कैबिनेट सेक्रेटरीट को यहाँ पर स्थापित किया गया है। आज राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह पर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का लगाया जाना औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति की हमारी यात्रा में एक और अहम मील का पत्थर लगाने जैसा है। धीरे धीरे करके भारत सरकार जो गुलामी के प्रतीक के तमाम चिन्ह हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर रही है और भारत का जो स्वदेशी तरीके से निर्मित इमारतें हैं, इसके साथ साथ जो स्वदेशी यानी कि मेक इन इंडिया के तहत जो भी इमारतें बन रही हैं उसमें तमाम मंत्रालय जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। और यही भारत सरकार की थीम है कि स्वदेशी को अपनाना है। उसी के तहत जो है इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं और एक ये कदम बढ़ा करके आगे कोशिश की जा रही कि जो दूसरे और भी मंत्रालय हैं उनको भी धीरे धीरे करके इन इमारतों में स्थापित किया जाए। दिल्ली से कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए जितेंद्र सिंह। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।